में बहुत खुश थी। इतने दिनों के बाद हमें दोबारा खुशखबरी सुनने को मिली थी। भाभी के घर नया मेहमान आने वाला था। मैं और मदीहा बहुत खुश थीं। अम्मा अब्बा के बाद भाई और भाभी ही हमारा सब कुछ थे। अगर वो ना होते तो हमें माँ बाप की तरह पाल पोस कर कौन बड़ा करता। सो हम उन्हें माँ बाप का दर्जा देती थीं। मैं और मदीहा भाभी की इस खुशी में बराबर के शरीक थे। मगर हमेशा की तरह भाभी ने हमें अपने कमरे में आने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके नए मेहमान की विलादत हो गई। उसके 2 घंटे के बाद हमें कमरे में आने की इजाज़त मिली। भाभी का चेहरा हमेशा की तरह ही था। उस पर कोई गैर मामूली तासुरात या खुशी के असरात नहीं थे। भाभी, आप खुश नहीं हो? मैंने भाभी से पूछा। खुश हूँ। तुम्हें किसने कहा कि नहीं हूँ? वो जहरखंद लहजे में बोली, मगर उनकी रुखाई भी मुझे बुरी नहीं लगती थी। भैया हमारा इतना ख्याल रखते कि भाभी की मार भी हमें फूल की तरह लगती। ये सब हमारे भाई के प्यार मोहब्बत की वजह से था। हमें बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाभी ने कंबल ओढ़ लिया। जाओ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ काफ़ी। उनकी बात सुनकर हमारे चेहरे भुज गए। हम तो नए मेहमान के साथ खेलना चाहते थे। भाभी ने उसे भी अपने पहलू में लिटा दिया और हमें बाहर जाने का इशारा किया। अभी हम लोग बाहर जाने ही लगे थे कि मुझे हल्की सी चीख सुनाई दी। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं इधर उधर देखने लगी तो भाभी को गुस्सा आ गया। ये क्या मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सुनाई नहीं दिया? अब जाओ कमरे से। भाभी की बात सुनकर मैं और मदीहा जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने मदीहा से पूछा, मदीहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर तुमने भी किसी चीख की आवाज़ भाभी के कमरे में सुनी थी? हाँ, मैंने भी सुनी थी। मदीहा ने भी मशकूक लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है ये चीख किसकी थी? मैंने अगला सवाल किया। मुझे तो लगता है कि भाभी के बच्चे पर किसी जिन भूत का साया है। अम्मा कहा करती थी कि नौज़ायदा बच्चों की माँओं पर अक्सर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर उनके बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। मदीहा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब तो मुझे दे दिया, मगर मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि चीख की आवाज़ इतनी वाज़ेह और ऊंची थी कि खुद भाभी को भी महसूस हुआ कि मैंने ये आवाज़ सुनी है और मदीहा को भी ऐसा ही लगा था। खैर, हम लोग इस बात को भूल भाल गए, भाभी की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। हमारी भाभी हमेशा से बेटे पैदा करती आई थी। आज उनके यहाँ 5वें बेटे की विलादत हुई थी, इसीलिए घर में खुशी का समा था। भैया आए तो ढेर सारी मिठाई लाए। हमने मिठाई मोहल्ले भर में बांटी। हमने जिस घर में भी मिठाई दी, सब यही कह रहे थे कि हमीदा कितनी खुशकिस्मत औरत है, इसके यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। ये सुन सुनकर हम भी खुश होते। उस दिन हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। घर आए तो भैया खुश बैठे थे। हमें देखते ही भैया ने हमसे हाल अहवाल पूछा तो हमने उन्हें औरतों की बातों के बारे में बताया। भाई उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, देख लेना मदीहा और आयशा, हमारे यहाँ अगला भी बेटा ही होगा। इस बात पर चाहे तुम अपनी सहेलियों से शर्त लगा लो, तुम्हारे घर में एक और भाई आएगा। भाई हंसने लगे। मैं और मदीहा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे तो भाई की ये बात काफ़ी गुरूर वाला रवैया लगा था, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। उनकी खुशी में मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें नागवारी हो। खैर, बात आई गई हो गई। भाभी अपने नए मेहमान के साथ मसरूफ़ थी और हम भी उनकी खिदमत कर रहे थे। तभी एक दिन मैं और मदीहा बर्तन धोकर अपने कमरों में जाने ही लगे थे कि दोपहर की तपती धूप में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक फटे पुराने कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। उसकी हालत देखकर मैं और मदीहा दोनों चौंक गए। क्या हुआ अम्मा जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? मैंने पूछा। अम्मा जी क्यों कह रही हो? मदीहा ने सरगोशी की। देख नहीं रही, जवान औरत है, हालात की मारी है बेचारी, वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। मदीहा की बात पर मुझे एहसास हुआ कि वाकई उस औरत की उम्र इतनी ज़्यादा ना थी, मगर चेहरे पर झरियाँ थीं। उसने हमारी बात का जवाब न दिया, बल्कि नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। बोलो ना बाजी, क्या चाहिए? अब की बार मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, बेटी
کیا تمہارے گھر میں کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں بہت مجبور عورت ہوں، میرے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ میری حالت دیکھو، میری صحت کام کی اجازت تو نہیں دیتی، مگر پیٹ نے مجبور کیا ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے پیسے کماؤں۔ باجی، ہمارے گھر کام تو نہیں ہے، اگر تم کھانا کھانا چاہو تو ہم روز تمہیں کھانا کھلا دیا کریں گی۔ میں نے اور مدیحہ نے کچھ سوچ کر کہا، کیونکہ بھابھی کو کام والیوں سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی گھر میں کوئی کام والی رکھنے نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ گھر میں 2 جوان لڑکیاں موجود ہیں، میں کسی تیسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کل کی عورتوں کا کیا بھروسہ، کب گھر سے کوئی چیز چرا کر لے جائیں پتہ بھی نہ چلے۔ مگر اس عورت کی بنتی سن کر ہم دونوں کے دل میں بھی رحم آ گیا۔ کہنے لگی، میرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، میں خوددار ہوں، کسی سے مانگ کر کھانا نہیں چاہتی۔ اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میں نے سوچا بھائی اپنی خوشی میں ہمیں کام والی رکھنے کی اجازت دے دیں گے، سو میں نے اس عورت سے کہہ دیا، تم کل آ جانا، ہم تمہیں کام پر رکھیں گے۔ مدیحہ نے مجھے منع بھی کیا، مگر مجھے امید تھی کہ بھائیا اس خوشی میں ہمیں کسی بھی بات سے منع نہیں کریں گے۔ ابھی ان کے نئے مہمان کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے گھر کا کام بھی بڑھ گیا تھا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ 5 بھتیجے پہلے ہی تھے، اب ان کے کام بھی ہوتے تھے۔ میں نے شام کو بھیا سے بات کی، انہوں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم لوگ اسے 3000 روپے میں اگر رکھ سکو تو رکھ لو، ویسے بھی تم دونوں کب تک گھر کا کام کرو گی، میں نے تمہاری شادیاں بھی کرنی ہیں۔ بھیا کی باتیں سن کر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ لڑکیوں کو تو ایک دن اپنے گھر سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ خیر، ان کی اسی بات پر میں اور مدیحہ بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن سے وہ عورت کام پر آنے لگی، مگر وہ صرف دوپہر کے وقت آتی اور سارا کام نپٹا کر چلی جاتی۔ میں دیکھتی وہ اکثر گمسم رہتی ہے۔ میں کچن میں جا کر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ایسی تیکھی نظروں سے دیکھتی کہ میں گھبرا جاتی۔ کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتی تو کبھی کوئی بات پوچھتی۔ اس کے آنے سے ہمیں کافی مدد ہو گئی تھی۔ شام کے سارے برتن وہ دوپہر کے وقت آ کر دھو دیا کرتی اور جھاڑو پوچھا بھی کر جاتی۔ یوں میری اور مدیحہ کی مدد ہو جاتی۔ اب ہم لوگوں کو بھی دوپہر کے وقت سونے کا وقت مل گیا تھا، کیونکہ سارے کام وہی نپٹا دیا کرتی۔ اس نے ہماری فکریں آدھی کر لی تھیں۔ ہمارے بھتیجوں سے وہ بہت پیار سے پیش آتی اور ان کا ہر کام دل سے کرتی، سو ہم لوگ بھی مطمئن تھے۔ ایک دن کی بات ہے، میں اور مدیحہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ ان دنوں ہمارے امتحان بھی قریب تھے۔ ہم لوگ زیادہ تر وقت پڑھائی میں صرف کرتے تھے، اس لیے ہم نے ساجدہ سے کہہ دیا کہ وہ ذرا زیادہ وقت کام کے لیے آیا کرے۔ ساجدہ نے بھی ایسا ہی کیا، وہ زیادہ تر ہمارے گھر رہنے لگی۔ ابھی تک بھابھی سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بھابھی کا اور ساجدہ کا ٹکراؤ کچن میں ہو گیا۔ شاید انہیں کوئی چیز چاہیے تھی، تبھی وہ اٹھ کر باہر آئیں تو انہوں نے ساجدہ کو کچن میں کام کرتے دیکھا۔ میں اور مدیحہ اپنے کمرے میں تھے جب ہم نے تیز تیز باتوں کی آواز سنی۔ مدیحہ کہنے لگی، لگتا ہے ہمارا راز کھل گیا ہے۔ ہم نے بھابھی سے چھپ کر ساجدہ کو کام کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ کسی کام سے کچن میں گئی ہوں گی، تبھی وہ ساجدہ سے لڑ رہی ہوں گی۔ مدیحہ کہنے لگی، چلو چل کر کچن میں دیکھتے ہیں کہ بھابھی اس سے کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم لوگ بھی جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آ گئے، مگر اب کچن سے تیز آوازوں کی بجائے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ ہم دوڑے ہوئے کچن میں پہنچے تو بھابھی بھی رو رہی تھیں، جبکہ ساجدہ کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بھابھی کے خود کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ بولی، ساجدہ بہت پریشان تھی، اس نے پریشانی میں آ کر خود کو آگ لگا دی ہے۔ میں اسی بات پر اس سے لڑ رہی تھی کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے، مگر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت میں مجھے بھی شامل کر لے گی۔ کچھ کرو۔ ہم دونوں تو بچیاں تھیں۔ اس وقت ہم دونوں کی عمریں 20 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ بھابھی شادی شدہ تجربہ کار عورت تھیں۔ ان کو اس طرح ہمت ہارتا دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو گئیں۔ ہم سے کچھ نہ ہو سکا،
थोड़ी देर में पड़ोसन भागकर आ गई। उसने कुछ बचाव किया और साजिदा को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में साजिदा ने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में दम तोड़ दिया। हमें उसकी ज़िंदगी के ख़त्म होने का बहुत अफसोस था। हमने उसे खुद काम पर रखा था। काश हमें पता होता कि वो दिल से इतनी परेशान है तो हम कभी भी उसको यूं अकेला छोड़कर न जाते। वो तो खुशबाश दिखती थी। जब से हमने उसे काम पर रखा था वो काफ़ी बेहतर नज़र आने लगी थी, मगर उसने यूं अचानक अपनी जान ले ली। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। खैर, मैं और मदीहा फिर से घर के कामों को बराबर बांटकर करने लगे। हमें अब इम्तिहानात की तैयारी भी करनी थी और इस मुश्किल में हमें साजिदा की याद बहुत आती। उसकी मौत का अलमिया याद करते तो आंखों तले अंधेरा छा जाता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। 2 महीने गुजरे। हमारे इम्तिहानात हो गए थे कि भाभी फिर से उम्मीद से हो गई। अब की बार भैया बहुत खुश थे और भाभी के तो पाँव ज़मीन पर ना टिकते। भैया कहते, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ इस बार भी हमारा बेटा होगा। मैं और मदीहा दिल से चाहते थे कि भाभी के यहाँ लड़की पैदा हो, मगर भाभी और भैया दोनों को ही लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो हमेशा हमें भी ऐसी ही बातें करते रहते जिससे हमारा दिल दुखता, लेकिन खाने पीने की कोई कमी न थी और हमारे लिए यही गनीमत था, इसलिए हम खामोश रहती। मेरी तो दिल से चाहती कि भाभी के यहाँ भी कोई बेटी पैदा हो ताकि उनके दिल में नरमी आए और वो हमसे सख्ती वाला रवैया करना छोड़ दें, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। भाभी ने 6 महीने हम दोनों को खबर सुना दी कि उनके यहाँ इस बार भी बेटा ही पैदा होगा। मेरा तो दिल बुझ कर रह गया। मेरे भतीजे पहले ही बहुत शरारती थे और खाना भी खूब खाते। हम दोनों उनकी रोटियां बना बना कर थक जाती, मगर उनके पेट न भरते। खैर, खुदा करके वो दिन भी आ ही गया जब भाभी के घर 6 मेहमान की पैदाइश होना थी। मैं और मदीहा सुबह से कामों में मसरूफ़ थे। आज शाजिया ताई ने भी आना था। भाभी के यहाँ जब भी कोई खुशखबरी होती, शाजिया ताई 1-2 महीने पहले ही चक्कर लगाना शुरू कर देती और फिर विलादत वाले दिन 10,000 रुपये का तोहफ़ा और कपड़े वगैरह लेकर जाती। भाभी भी उसे अपने लिए खुशकिस्मत समझती थी। शाजिया ताई के साथ उसकी एक छोटी मुआविन लड़की भी होती। वो लड़की भी हमारी हम उम्र थी। उसने कभी भी हमसे बात नहीं की थी, मगर वो हमेशा शाजिया ताई के साथ आती और हमें देखकर मुस्कुरा देती। हमारे लिए यही काफ़ी था। हमारा और उसका दोस्ती का रिश्ता यहीं तक महदूद था। लेकिन अब की बार शाजिया ताई आई तो उसके साथ वो लड़की मौजूद नहीं थी। काफ़ी देर गुजर गई। शाजिया ताई भाभी के साथ बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि वो लड़की भी दरवाजे से अंदर आई। हम बाहर सहन में काम ही कर रहे थे, तभी उससे हमारी मुलाकात हो गई। उसका नाम गुलनाज था। हमने उसे सलाम दुआ की। वो काफ़ी दोस्ताना रवैया रखती थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें कपड़े और तौलिए वगैरह रखे थे। मेरे बात करने पर उसकी हमसे दोस्ती हो गई। तब मेरे जहन में न जाने क्या बात आई। मैंने कहा, गुलनाज, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो तो क्या मेरा एक काम करोगी? गुलनाज सोच में पड़ गई। हाँ कहो। देखो, तुम तो वैसे भी देर से आई हो। शाजिया ताई को ये तो नहीं मालूम कि तुम आई भी हो या नहीं। तुम कोई बहाना भी कर सकती हो कि तुम रास्ते में लेट हो गई थी या फिर किसी ने काम से बुला लिया था। तुम बेशक आधे घंटे के बाद आ जाना। अगर तुम वापस चली जाओ तो शाजिया ताई के साथ मैं अंदर जाऊंगी। वैसे भी तुमने ये इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ रखा होता है, शाजिया ताई को क्या मालूम होगा कि मैं हूँ या तुम? मेरी बात सुनकर गुलनाज कानों को हाथ लगाने लगी। नहीं, मुझे क्या जीते जी मरवाओगी? ऐसा नहीं कर सकती। शाजिया ताई मेरी जान निकाल देगी। क्यों भाई, हमारी भाभी हैं, क्या हम उनकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? मैंने कहा, ना बाबा, ऐसी बात मत करो जो मैं कर नहीं सकती। खैर, मैंने किसी तरह गुलनाज को मना लिया। वो भारी दिल लेकर वापस चली गई और मैं बैग लेकर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद शाजिया ताई ने मुझे आवाज़ दी, ए लड़की, जल्दी से अंदर आ जा और दरवाज़ा बंद कर ले। शाजिया की बात सुनकर मैं कमरे के अंदर चली गई। हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी। बैग मेरे हाथ में ही था। हैरत मुझे उस वक्त हुई
जब शाजिया दाई भाभी के कमरे से जुड़े एक और कमरे का ताला खोलने लगी। शाजिया दाई के पास भाभी की दी हुई चाबी थी। भाभी आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थीं। शाजिया दाई ने कमरे का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में मुझे आने का कहा। भाभी के कमरे के साथ जुड़ा ये एक और कमरा था जिसका दूसरा दरवाज़ा बाहर गली की जानिब खुलता था और ज़्यादातर ये दरवाज़ा बंद होता। शाजिया दाई ने दूसरा कमरा खोला। ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि वहाँ पर एक और औरत बिस्तर पर लेटी थी। वो तख्लीक के मरहले से गुजरने ही लगी थी और उसकी परेशानी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। शाजिया दाई ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चे की सफाई करने के बाद उसने मुझे चीज़ें समेटने का कहा। मैं हैरान परेशान उसके साथ काम में लगी हुई थी। खैर, बच्चे को अपने हाथ में उठाने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने गुलनाज नहीं कोई और खड़ा है। मुझे पहचान कर वो गुस्से से पागल होने लगी। तब मैंने कहा, शाजिया दाई, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारी लड़की बैग छोड़कर चली गई थी। क्या पता उसे कोई काम पड़ गया हो। तुम्हें अपने काम में मुश्किल ना हो इसलिए मैं अंदर आ गई। बैग तो मैंने कब से उठा रखा है। मैंने शाजिया दाई से कहा, तू बाहर चल। उसने मुझे सख्ती से कहा। भाभी को भी पता चल गया था कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। भाभी मुझे सुर्ख निगाहों से घूरने लगी। तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना, मेरी जासूसी करेगी? भाभी ने बिस्तर से उठकर मेरे कान खींच लिए। तुझे शर्म ना आई? मेरे बारे में जासूसी करती है? भाभी की बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई। तो गोया भाई और भाभी दोनों ही इस घिनौने खेल में शामिल थे, क्योंकि भाभी कितने अरसे से ये नाटक कर रही थी कि वो माँ बनने वाली हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। अफसोस तो मुझे भाई पर था जिन्होंने इस घिनौने खेल में मेरी भाभी का साथ दिया। भाभी का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। अपनी ज़ुबान बंद रखना। जानती है ना मैंने साजिदा को किस हाल में पहुंचाया था। वो भी अपना बच्चा लेने वापस आई थी। अब तू उसकी मौत को याद कर और दोबारा इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। तू मेरी नंद है इसलिए मैं खामोश हूँ। अगर तेरी जगह कोई और होता, उसे मेरा राज मालूम होता तो मैं उसे ज़िंदा दफन कर देती। भाभी की सफाकाना बातें सुनकर मेरा तो दिल वाकई काम कर रह गया। सोच नहीं सकती थी कि भाभी इस कदर सफाक और बेरहम निकलेगी। मैं कमरे से हाँफती कांपती बाहर आ गई। मदीहा ने मुझसे पूछा। मैंने उसे भी कुछ न बताया, मगर मैं जानती थी कि भाभी ने जो किया वो गलत किया। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि औलाद इंसान की वही होती है जिसे खुद माँ अपनी कोख से पैदा करती है। भाभी भला इस काम के दूसरी औरतों को पैसे देती हो, मगर कोई औरत अपनी औलाद को अपनी खुशी से खुद से जुदा नहीं कर सकती। और शायद ये तो कभी भाभी को मालूम नहीं, क्योंकि उसने खुद की औलाद कभी पैदा नहीं की। मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ कि वो उसे हिदायत दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह के कानून को बदल नहीं सकती, ना किसी और के खून में अपनी मोहब्बत डाल सकती है।